लेक्चर नंबर 6 इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर अलग चीज होती है और डिफरेंशिएटर की तरह काम में लेना एक अलग चीज होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इंटीग्रेटर की तरह काम में लिया तो हमने एक स्पेसिफिक सर्किट बनाया, उसके जो आउटपुट आ रहा था वो इनपुट को क्या करके दे रहा था, इंटीग्रेट करके दे रहा था। तो आज हम सर्किट में क्या चेंज करें कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट सिग्नल का क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम बनाऊं तो फिर हम देखते हैं कि इंटीग्रेटर में हमने चेंज क्या किया गया और डिफरेंशिएशन के लिए हमको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ये अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये अपना इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर यहाँ पर भी इनपुट लगा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये आपका क्या है, ग्राउंड कर रखा है, और ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस होता था, इसको मैं बोलते थे फीडबैक रेजिस्टेंस, तो RF, और ये क्या था आपका आउटपुट वोल्टेज, है ना। तो ये सिंपल क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। क्या कि यहाँ पर जो इनपुट है वो कहाँ पर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने दे रखा है। अब हमने देखो इंटीग्रेटर की तरह काम में लेने के लिए क्या किया था, इस रेजिस्टेंस को किससे चेंज किया था, हमने चेंज करा था एक कैपेसिटर से। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, इनपुट सिग्नल का इंटीग्रेशन आ रहा था। अब हमको क्या करना है, सिंपली अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट ना करके अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, है ना, किससे, एक कैपेसिटर से, तो इसका आउटपुट देखते हैं कि आपका आउटपुट क्या आता है। तो ये एक सिंपल सर्किट बन गई, आपके पास में कैपेसिटर C और ये फीडबैक रेजिस्टेंस R है। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, वही चीज करनी है। सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 होगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या लगाना है, KCL लगाना है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से करंट जो फ्लो कर रही है वो मान लो I1 है, और यहाँ से जो करंट यहाँ जा रही है वो करंट कितनी है, I2। तो सिंपली अगर इस पॉइंट पर आप क्या लगा रहे हो, KCL लगा रहे हो, तो आपको क्या आएगा, I1 बराबर I2 लिख सकते हो। I1 क्या है, इस की करंट, और देखो कैपेसिटर से जो करंट पास होती है वो हमने पिछले लेक्चर में देखी है, वो क्या होती है आपके पास में C dV/dt। यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के बीच का। ठीक है, और यहाँ पर I2, तो I2 कैसे लिखा जाएगा, I2 ये वाला करंट है ना। इसी अगर डायरेक्शन को लेके चलता हूँ तो मैं लिखूंगा 0 माइनस V आउटपुट, तो ये आएगा 0 माइनस V आउटपुट अपॉन में RF। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये V जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो ये C dV/dt, तो d/dt और V हमको लिखना है यहाँ का और यहाँ का। यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 है, तो ये हो जाएगा dV इनपुट माइनस 0, तो D इनपुट हो गया, यहाँ से आएगा माइनस V आउटपुट अपॉन में RF। तो अगर मैं यहाँ से V आउटपुट लिखता हूँ तो सिंपली अपना V आउटपुट कितना आता है, ये आएगा माइनस में RF इंटू C और d/dt ऑफ V इनपुट। ठीक है, तो अगर आपका इनपुट सिग्नल टाइम डिपेंडेंट हुआ तो आपका आउटपुट सिग्नल क्या आएगा, उसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो किस सीक्वेंस में हमको करना है, वही चीज हमको जो हम पहले करके आए, सिर्फ और सिर्फ हमको चेंज क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, किसका, कैपेसिटर का। ये सिंपल सी कैलकुलेशन जो है वो आप कितनी बार कर चुके हो, तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा। और सिंपली हमको दिख रहा है कि आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनपुट सिग्नल का डिफरेंशिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर। अब देखो सिंपली हमने जिस तरह से पहले किया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके रिएक्टेंस से रिप्लेस करेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस सही है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये आउटपुट अपॉन में इनपुट गेन, तो वहां से अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से हमको ये पता चलेगा कि इसको मैं लो पास फिल्टर की तरह काम में लूँ या हाई पास फिल्टर की तरह काम में लूँ। प्लस हमको ये भी पता चलेगा कि ये अपने पास में क्या है, आइडियल डिफरेंशिएटर का है ना। तो क्या हमको आइडियल डिफरेंशिएटर से हमारा काम चल सकता है या हमको इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा कि हम इसको क्या करें, अपने इम्पीडेंस से रिप्लेस करें। ठीक है, तो सिंपली अपने पास में ये एक फॉर्मूला आ गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरे डेरिवेशन पे चलते हैं। देखो ये अपने सिंपली नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ सिर्फ फॉर्मूले को।
तो ये आपके पास में वी आउटपुट जो आया वो आया है -RFC और डी वी इनपुट बाई डी, ठीक है। इसको अपन एक साथ लेके चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मैं इसको क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसको रिप्लेस करा तो हमने लिखा इसकी इम्पीडेंस XC, ये लिखी जाएगी 1/SC, ठीक है। ये लाप्लास फॉर्म में है, S जो है वो लाप्लास फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर C और यहाँ से इसको क्या लिखते हैं RF। तो हमको सिंपल बताया कि ये कौन सा आपके पास एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला है। तो वहाँ पर भी आउटपुट अपॉन वी इनपुट लिखा जाता है -RF अपॉन में R1। अब देखो यहाँ RF तो है ये, लेकिन यहाँ क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये है, ये लिखा जाएगा 1 में SC। तो ये आ जाएगा -SRF और C, ठीक है। अब इसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूँ तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर S बराबर J ओमेगा लिखना है तो -J ओमेगा RF और C। ये आपके पास में क्या आएगा, रिजल्ट है। अब एक चीज देखो कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा है ना, इसको अगर मैं पूरी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूंगा तो 2πf लिखूंगा, है ना। तो सिंपली जो अपना कर्व आना चाहिए, ठीक है। और लॉग स्केल पे जो कर्व आएगा किसका, यहाँ पर आपके पास में गेन है ना। और अगर डेसिबल में ले रहे हो तो लॉग स्केल में डेसिबल में ले रहे हो, तो यहाँ से जो कर्व आएगा उसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व को हम यही ड्रॉ करते हैं। देखो सिंपली क्या बनेगा, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है और यहाँ आपका क्या है, गेन है, और ये किस में है, डीबी में है, ठीक है। तो लॉगरिथम के अंदर ये जो फंक्शन निकलेगा ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ से आता हुआ ये, यहाँ देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर गेन जो है वो डेसिबल में कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको अपन F लिखते हैं और इसको अपन लिखेंगे 0 dB फ्रीक्वेंसी, 0 dB फ्रीक्वेंसी। जिस तरह से हमने किसके अंदर बताया था, इंटीग्रेटर के अंदर बताया था, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, 0 dB फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह का हमको मिल रहा है। अब देखो हम अगर बात करें लो फ्रीक्वेंसी पे, तो लो फ्रीक्वेंसी का मैं 0 लेके चलता हूँ, ठीक है। केस बना के चलते हैं। तो केस फर्स्ट ये है कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है, और लो फ्रीक्वेंसी का एक्सट्रीम केस कितना हो गया कि आपके पास में f बराबर कितना है, 0 है। तो अगर मैं यहाँ f बराबर 0 लेके चलता हूँ तो आपका b आउटपुट अपॉन v इनपुट कितना आएगा, 0 आएगा। उस केस से हमको क्या पता चलेगा कि b आउटपुट आपका कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपका सिग्नल आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया कि हाई जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वहां पर आपका आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसीज पर आपके पास में आउटपुट आ रहा है ना, और लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि लो जो फ्रीक्वेंसी उनको ये पास नहीं करता, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ये जानने देता है। इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर हो गया, ये हाई पास फिल्टर हो गया, ठीक है। ये आपके पास में ये आउटपुट लिख दिया। अब अगर केस नंबर सेकंड लेता हूँ तो फिर से मुझे पता चल गया कि हाई फ्रीक्वेंसी में, और हाई फ्रीक्वेंसी में f बराबर क्या लोगे, इनफाइनाइट। उस केस में v आउटपुट अपॉन v इनपुट, गेन जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ओपन लूप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये गेन जो है वो इनफाइनाइट हो नहीं सकता। इनफाइनाइट अगर होता है उस केस में अगर आप इसको इनपुट को डालोगे, थोड़ा सा भी अगर यहाँ डिस्टर्बेंस रहा तो वो क्या हो जाएगा, इस गेन से एम्पलीफाई होकर के सैचुरेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएटर की तरह काम में नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जिस तरह से हमको पिछली बार लो फ्रीक्वेंसी पे चेंज करने की जरूरत थी, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर चेंज करने की जरूरत है। उस चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस आइडियल सर्किट को नया लेकर के यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर बनाएंगे, ताकि हमारे पास इस तरह की जो प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है वो ना आए, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर अपन को इस तरह का गेन दिखाई दे रहा है, तो हाई एम्पलीट्यूड आपके पास में आ गया। अगर इतना आ गया तो इसका मतलब गेन अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसको डिफरेंशिएटर की तरह काम में नहीं ले पाओगे। वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा। तो वो क्या तो प्लस वीसीसी हो जाएगा या माइनस वीसीसी हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे। तो हमको ये भी पता चल गया कि आइडियल केस में क्या कमी थी जिसके कारण हमको चेंज करने पड़े, और चेंज करने के बाद में अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या आएगा, वो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टास्क रहेगा। तो अब मेरे को देखो क्या करना है प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर के लिए। तो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर के लिए हम क्या करते हैं,
इसको यहीं पर करते हैं, इसको यहाँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर के लिए हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, फीडबैक में भी एक कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। इसका मतलब देखो ये सर्किट बनेगा कुछ इसका, यहाँ रेजिस्टेंस लगेगा। अब ये C1 लिख देते हैं इसको, तो इसको R1 लिख देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि इस ब्रांच में है। और यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, कैपेसिटर लगाना है, तो इसको अपन लिख देते हैं CF फीडबैक वाला, और यहाँ पर क्या हो गया, इनपुट, ठीक है। अब इस केस में हमको देखना है कि इस तरह से हम क्या करते हैं हाई गेन को हटाने के लिए, कि हाई गेन पर आपको क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं। अब इस तरह से जब जोड़ोगे तो इम्पीडेंस की टर्म में आपको निकालना आसान है कि गेन कितना होगा। तो गेन का फॉर्मूला सिंपली आप निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लो, एक इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लो, है ना। उसके बाद में ये क्या है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आपके पास में रेजिस्टेंस कितना होता है, माइनस RF अपॉन में R1, यानी ये वाला रेजिस्टेंस पूरा अपॉन में ये रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट बनाना है, इसका इक्विवेलेंट बनाना, दोनों को इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो इस गेन को मिटाने की कैलकुलेशन काफी थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए अपन इसको वापस बनाएंगे ना, वापस दोबारा से ड्रॉ करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, XF दे देते हैं, ठीक है। और इस पूरे को अपन नाम देते हैं, इसको दे देते हैं X1, है ना। कंप्लीट यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया और कंप्लीट यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका V आउटपुट अपॉन V इनपुट कितना लिखा जाएगा, माइनस XF अपॉन में X1, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ का रेजिस्टेंस टोटल अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस आपके पास में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करके वापस उस पर रख देंगे, तो कैलकुलेशन जो है वो बड़ी ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, है ना। तो XF क्या लिखा जाएगा, XF लिखने के लिए ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि RF और पैरेलल में आपके पास में क्या आएगा, RF पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो RF पैरेलल में आपके पास में CF वाला हो जाएगा, तो XC आएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में SC लिखें, तो यहाँ से बनेगा RF मल्टीप्लाई बाय SC अपॉन में ये हो जाएगा, इसको CF कर लेते हैं ना, क्योंकि आपके पास में कैपेसिटर भी कितने हुए, 2 हो गए। तो यहाँ पर XF और ये होता है AB अपॉन में A प्लस B, तो RF प्लस में 1 अपॉन में SCF, तो ये हो जाएगा RF अपॉन में, ये तो कट ही जाएंगे, ये बचेगा 1 प्लस RF SCF, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गया, XF आ गया। इसके बाद में यहाँ का रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये X1 लिखें, तो ये तो सिंपली क्या है, R1 प्लस में कितना जाएगा, XC, ठीक है। इसको CF लिख दिया ना, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में SC1, ठीक है। तो X1 कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 प्लस और R1 SC1 अपॉन में SC1, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गया, X1 आ गया। अब इन दोनों को अपन क्या रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर कितना आएगा, माइनस वो वाला फॉर्मूला देखो, RF अपॉन में 1 प्लस और SRF CF, ठीक है। इसके बाद में X1 की वैल्यू रखनी है, तो X1 यहाँ रखा जाएगा, तो 1 प्लस R, इसको S और R1 और C1 लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे डिवाइड बाई ये आएगा, तो ये हो जाएगा SC1 और RF, ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। अब देखो इस फॉर्मूला को याद नहीं करना है, ठीक है। क्या आप याद करने का भी एक सिंपल तरीका है कि जैसे मान लो यहाँ RF दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरा, तो ये तो टाइम आपको ये पता नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सी रखनी है, दोनों आ गई। उसके बाद में ऊपर जरूर आपके पास में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन ना रखें, इसको 2 मिनट में आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इस वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कभी डायरेक्ट गेन पूछा हो आपके पास में, तो सिंपल आपके पास में ये फॉर्मूला रहेगा। तो आपके पास में RF C1 क्या है और यहाँ पर ये क्या है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली देखो अपने पास में ये आया।
अब इसको जब अपन ड्रॉ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास में दो फ्रीक्वेंसीज आएगी। एक फ्रीक्वेंसी देखो इसके कारण है, एक फिल्टर आपके पास में ये बन रहा है, आर और सी का कॉम्बिनेशन एक तो ये बन रहा है और एक आपके पास में ये बन रहा है। तो आपके पास में यहाँ दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी और कर्व में किस तरह से चेंज आएगा वो अपन देखते हैं। देखो मैं इसको यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो हमको सारी चीज पता चलेगी कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है और ये आपका गेन है, किसमें है ये डीबी में है, ठीक है। और आपका कर्व यूं आ रहा था, ये आपकी 0 dB फ्रीक्वेंसी, इसको एफ नॉट बोल देते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी आएगी तो दो फ्रीक्वेंसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी छोटी बड़ी हो सकती है। मान लो एक फ्रीक्वेंसी आपके पास में F1 है, तो F1 की वैल्यू कितनी है 1/2 पाई और R1 और C1 है, ठीक है। ये तो पहली फ्रीक्वेंसी होगी। और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपके पास में F2 बराबर कितनी होगी 1/2 पाई और RF और CF होगी। तो इन दोनों में से कोई सी भी फ्रीक्वेंसी छोटी हो सकती है। तो मान लो आपकी इस पॉइंट पर वो फ्रीक्वेंसी आ गई F1, ठीक है। तो उस पॉइंट पर क्या होने लग जाएगा, ये देखो ये 3 dB पर यहाँ पर यूनिट के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी एक यूनिट में 3 dB बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे ये बढ़ रहा है उसके बाद में अगर पहली फ्रीक्वेंसी जब भी आती है तो वहां पर क्या हो जाएगा 3 dB घटने लग जाएगा। और जैसे यहाँ बढ़ रहा है और घटेगा, ठीक है, तो अब की बार क्या आ जाएगा, अगर 3 बढ़ रहा हो और 3 घट रहा हो किसी वैल्यू में तो वो वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यहाँ से जैसे आपके पास में F1 आई तो यहाँ से आपका जो आउटपुट है गेन है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी आएगी, सेकंड फ्रीक्वेंसी आने के बाद में कितना -3 वापस हो जाएगा। अब आपकी 3 dB से क्या हो जाएगा कम होने लग जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका इस तरह से कर्व बनेगा। सबसे पहले ये बढ़ रहा है, इसके बाद में जहाँ जैसे आपकी पहली फ्रीक्वेंसी आई वहां पर आपका 3 dB क्या होने लग जाएगा कम होने लग जाएगा। तो 3 dB बढ़ रहा था प्लस वापस क्या होने लग गया कम होने लग गया, तो आप क्या हो गया ये कांस्टेंट हो गया गेन। उसके बाद में वापस एक फ्रीक्वेंसी जब आएगी वापस कम होने लग जाएगा तो ये कम हो गया, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी F1 F2 कोई भी हो सकती है, ये F2 भी हो सकती है और ये F1 भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले आएगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो बाद में आएगी। ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी गेन है। लेकिन हमको अगर डिफरेंशिएटर की तरह काम में लेना है तो हमको हमारी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी वो कहाँ रखनी चाहिए, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस रेंज के अंदर, क्योंकि इस रेंज में तो देखो ये कर्व आ रहा है, मेन हमारा कर्व यही तो है। और ये कर्व किसका है, ये कर्व है डिफरेंशिएटर का। तो इसका मतलब अगर मेरे को डिफरेंशिएटर की तरह काम में लेना है तो मेरी कंडीशन जो है वो क्या होगी, तो मेरी कंडीशन ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लेस देन होनी चाहिए किस फ्रीक्वेंसी से, F1 और F2, ठीक है। ये अपन लिख लेते हैं कि F1 से भी छोटी होनी चाहिए और F1 जो है वो F2 से भी छोटी होनी चाहिए। और वैसे इसको अगर लैंग्वेज फॉर्म में लिखा जाए तो इन दोनों में से जो छोटी होगी उससे भी क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। ये आपके पास में कंडीशन होगी, ठीक है। ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, कभी डायरेक्ट पूछ भी दिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स किसका है, डिफरेंशिएटर वाला जो कर्व है उसके लिए क्या बनाया हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बनाया, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक केस ही हो सकता है, स्पेशल केस ही हो सकता है कि ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी बराबर हो सकता है ना कि ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड में बराबर हो। तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, उस केस में आपका रिजल्ट देखो ये बनेगा कि जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाएगी, ये आपका 0 dB फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बाद में इस पॉइंट पर मान लो दोनों बराबर है, ये F1 बराबर F2, ठीक है। तो उस केस में दोनों फ्रीक्वेंसी जब अप्लाई होगी तो सीधा सा क्या हो जाएगा कर्व नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हो गया कब, तो फ्रीक्वेंसी आपकी बराबर हो। तो हमको जैसे ही सिग्नल मिलेगा, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है तो जब इंटीग्रेटर में काम ले रहे थे तो हमको क्या था कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या कर रहा था एज ए इंटीग्रेटर की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर से कंडीशन है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किससे कम होनी चाहिए, ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही है उनमें से जो कम है उससे भी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा डिफरेंशिएटर की तरह काम करेगा। तो ये जो कर्व है इस कर्व में काम में लेने के लिए आपको सीधा से दिखाई दे रहा है कि इस रेंज के अंदर आपको क्या करना है काम करना है, ठीक है। अदरवाइज आपका क्या होगा आउटपुट जो है वो इनपुट को फॉलो करेगा, डायरेक्ट वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपली आपके पास में क्या है
ये जो रिजल्ट है ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का है। अब एक चीज और समझते हैं कि हमने ये बोला है कि हाई पास फिल्टर की तरह क्या कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है। तो हमको सिंपली हाई पास फिल्टर के बारे में पढ़ लेना चाहिए और वहां से एक फेज शिफ्ट का क्वेश्चन जैसे हमने इंटीग्रेटर के लिए निकाला, तो यहाँ पर फेज शिफ्ट कितना होता है वो भी हम देख लेते हैं। और फिर इसके बाद में हम इसके जो लास्ट रिजल्ट निकलते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में सिग्नल साइनोसॉइडल है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आपके पास में स्क्वायर वेव इनपुट में दे रखी है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपली देखो, अगर मान लो मैं ये मान के चलता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं हाई पास फिल्टर, क्योंकि हमको ये पता पड़ गया कि डिफरेंशिएटर जो है वो हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो सिंपली जैसे हमने लो पास फिल्टर करा था, तो लो पास फिल्टर में हमने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था। अब देखो अगर मैं यहाँ कैपेसिटर लूँ और यहाँ रेजिस्टेंस लूँ, है ना, और यहाँ आपके पास में भी आउटपुट ले ही रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपके पास में भी इनपुट है। इस तरह का जो सर्किट बन रहा है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ भी आउटपुट अपॉन वी इनपुट अगर लिखोगे तो सिंपली आपको बताया कि यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन में ये प्लस ये रेजिस्टेंस आप, ठीक है, सिंपली अगर आप नेटवर्क पढ़ोगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से आपके पास में आर अपॉन में आर प्लस वन अपॉन में एस सी आया, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये चला जाएगा आर एस सी ऊपर और नीचे आ जाएगा वन प्लस आर एस सी, ठीक है, इसको हाँ ये आपके पास में क्या आ गया, ये आउटपुट अपॉन वी इनपुट आएगा, ठीक है। अब इसको अगर अपन एस को अपन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा जे ओमेगा आर सी अपॉन में वन प्लस जे ओमेगा आर सी, ये हो गया आपके पास में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। अब देखो अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो है यानी लेस देन, तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी का एक्सट्रीम केस कितना होगा, ओमेगा बराबर जीरो, ठीक है, तो उस केस में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट कितना दिखाई देगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो लो फ्रीक्वेंसीज वाले सिग्नल है उसके लिए आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके बाद में अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी लेता हूँ तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होगा, ओमेगा बराबर इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर, इसको अपन नीचे लेके आए तो ये बनेगा वन अपॉन जे ओमेगा आर सी प्लस वन, ठीक है। यहाँ अगर ओमेगा बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो यहाँ आउटपुट कितना आएगा, वन आएगा। इसका मतलब वी आउटपुट बराबर वी इनपुट, या ऐसे लिखो कि गेन जो होगा वो वन होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कैसा बनेगा, सिंपली ऐसा बनेगा कि एक फ्रीक्वेंसी आपके पास में होगी, उस फ्रीक्वेंसी से लेस देन यानी लो फ्रीक्वेंसी के लिए आउटपुट कितना आएगा, जीरो आएगा, यहाँ से जीरो, उसके बाद में इस फ्रीक्वेंसी के बाद में लेके आऊँगे आउटपुट वन आएगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी वन अपॉन में टू पाई आर सी, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सिंपली क्या है, हाई पास फिल्टर जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है ये हमने देख लिया, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, ठीक है। अब हमको देखो क्या करना है, जैसे यहाँ अपने पास में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकालने की फेज शिफ्ट कितना होगा। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी जब इंटीग्रेटर की तरह काम ले रहे थे, तो वहाँ हमने फेज शिफ्ट का क्वेश्चन भी देखा था, तो वो डिफरेंशिएटर में भी आ सकता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा वो हमको देखना है। तो देखो ये डायग्राम हमने बना लिया, उस फॉर्मूले से हम आगे चलते हैं। तो हम इसको लिखेंगे वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर वन अपॉन में वन प्लस वन अपॉन में जे ओमेगा आर सी। अब एक चीज देखो, एक तो ओमेगा ये है ना, इसको टू पाई इसमें लिख देते हैं तो जे, ये टू पाई और एफ, ठीक है, ओमेगा की जगह ओमेगा कौन सा है, ये इनपुट वाला है, ठीक है, तो ये ओमेगा और ये आर सी। और हमको ये बताया कि एफ बराबर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आई है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, तो आई है टू पाई आर सी, ठीक है। तो यहाँ से इसको एफ से लिखते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ से, तो यहाँ से वन अपॉन टू पाई आर सी दिखाई दे रहा है, तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर क्या लिखना चाहिए,
जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा FC/F, ठीक है। और अगर इसको J से मल्टीप्लाई करोगे और J से भाग दो, ठीक है, J नीचे है यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा J, तो JFC/F, और नीचे वाले J और J स्क्वायर है इसका, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1। ये आपके पास में क्या आएगा, बी आउटपुट अपॉन में वी इनपुट आएगा। अब यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, इसको अगर मेरे को फेज शिफ्ट निकालना तो ऊपर चाहिए ये J, तो हम 1 + JFC/F और 1 + JFC/F से मल्टीप्लाई कर देते हैं और भाग दे देते हैं, तो ये आएगा ऊपर में 1 + JFC/F, नीचे आएगा आपके पास में 1a² - b², तो ये स्क्वायर प्लस FC²/F², ठीक है। यहाँ से आपके पास में भी आउटपुट अपॉन बी इनपुट है। अब यहाँ से सेम अगर tan थीटा लिखोगे तो ये वाला एक्सिस वाला अपॉन ये एक्सिस वाला, तो इसके साथ में भी ये है, इसके साथ में भी है, तो ये आएगा आपके पास में FC/F। FC की वैल्यू कितनी है बोला, तो ये आपके पास में बनेगा सिंपल, ये बनेगा 1/2 पाई, और यहाँ से F तो है ये, और RC, तो ये बनेगा 2 पाई F को क्या लिखते हो 1/ओमेगा R और BC। आपके पास में tan थीटा कितना आ रहा है, 1/ओमेगा R से आ रहा है, जबकि इंटीग्रेटर के लिए कितना आ रहा था, -ओमेगा R से आ रहा था, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीजर से मान लो सर्किट दे रखा हो, अब उस सर्किट को पहले आपको पहचानना है कि किसका सर्किट है, तो डिफरेंशिएटर का आपको पता चल गया, और मान लो आपको फेज शिफ्ट पूछा हुआ, तो सिंपल आप फेज शिफ्ट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, उसको आप शॉर्ट टर्म में याद कर सकते हो कि डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर में कई बार हमारा कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं और टेबल की फॉर्मेट में अपन याद कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखो एक छोटी सी ट्रिक समझ सकते हो इसको, और क्या बनेगा देखो, जैसे हमारे पास में एक तो लिखा जाएगा CDH, ठीक है, एक अपन लिखते हैं ड्रिल, ये दो बड़े याद रखने हैं। तो CDH का मतलब क्या है, देखो C का मतलब है कैपेसिटर, D का मतलब है डिफरेंशिएटर, और H का मतलब है हाई पास फिल्टर। तो देखो अगर मैं इस तरह का सर्किट बना रहा हूँ, ये माइनस+, तो अगर मेरा फर्स्ट स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वो कैपेसिटर है ना, जहाँ से मेरा सर्किट स्टार्ट हो रहा है वो कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर, तो सर्किट देखने से हमको पता चल जाना चाहिए कि पहला कैपेसिटर दिख गया, तो ये क्या है, डिफरेंशिएटर है, और डिफरेंशिएटर है तो ये क्या है, हाई पास फिल्टर है। उसी तरह से यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ रेजिस्टेंस, इंटीग्रेटर और लो पास फिल्टर, तो इनमें से एक ही वर्ड याद रख लो, मैं तो ये याद रखता हूँ CDH, ठीक है, ये तो हमको पता चल ही जाएगा। तो हमको सिर्फ याद रखना है CDH, C का मतलब कैपेसिटर, तो सर्किट में देखने के बाद में डायग्राम में हमको C दिखाई दिया तो हमको पता चल गया कि डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशिएटर के बाद में क्या है, ये हाई पास फिल्टर है। और हाई पास फिल्टर के लिए जो आपके पास में tan थीटा आएगा वो कितना आएगा, 1/ओमेगा RC होगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, छोटे टर्म्स में इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में डिफरेंशिएटर था, कंप्लीट हमने पढ़ लिया। अब इसके क्या करते हैं, लास्ट एग्जांपल करते हैं कि किस सिग्नल को किस तरह से इसका आउटपुट आएगा, कौन से इनपुट के लिए क्या आउटपुट हमारे पास में आएंगे, ठीक है। तो सिंपल एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, नेट के एग्जाम में पूछा था, वो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो अगर आपको सर्किट दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि एक मान लो सर्किट दे रखा है, ये आपके पास में रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये भी आउटपुट, और ये आपके पास भी ये, और ये भी इनपुट, ये C और ये, ठीक है। इस तरह का सर्किट दे रखा था, और आपको इनपुट दे रखा है मान लो ये, क्या अगर आपका इनपुट ये है, तो इनपुट अगर मान लो आपका एक स्क्वायर वेव है, आपको पूछा था कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, टाइम, और यहाँ पर क्या है, ये बी इनपुट, तो आपको ये पूछा है कि बी आउटपुट जो है वो क्या होगा। तो सिंपल हमको पता है कि ये किसका सर्किट है, डिफरेंशिएटर का है, और डिफरेंशिएशन में देखो यहाँ से यहाँ तक भी इनपुट क्या है,
कांस्टेंट है, इसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर लो, ये मान लो t/2 है, ये मान लो t है, ये 3t/2 है और ये 2t है। तो हमने क्या कर देखो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक v इनपुट क्या है, कांस्टेंट है, चाहे कोई भी वैल्यू। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो 0। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक चेंज आ रहा है और चेंज का डिफरेंशिएशन होता है ना। जबकि यहाँ से यहाँ फिर 0 आएगा, यहाँ से बीच में सारे 0 आएंगे, लेकिन बीच में आपको क्या दिखाई देगी, स्पाइक दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन स्लोप जो है वो नेगेटिव है ना। तो ये स्लोप क्या है, dv/dt क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। जबकि ये c क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव फिर ये पॉजिटिव फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्पाइक जो आएगी वो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो स्पाइक आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर देखोगे है ना, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ है, तो यहाँ स्पाइक क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ स्पाइक आएगी पॉजिटिव, यहाँ स्पाइक आएगी नेगेटिव। ठीक है, ये किसके लिए, ये परफेक्ट अगर मान लो आपके पास में डिफरेंशिएटर हो उसके लिए। अगर मान लो इतना आपके पास में कर्व शार्प नहीं आता तो कर्व थोड़ा सा यूं आएगा है ना, जैसे यहाँ से अपने पास में यूं कर्व है, यहाँ से कर्व यूं आएगा। ठीक है, इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहा होगा तो इस तरह की स्पाइक दिखाई देगी। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि पॉजिटिव कब आएगी, इस फॉर्मूले से बन रहा है आपके पास में। तो रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैपेसिटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमको पता चला कि dv/dt, यहाँ पर देखो यहाँ से सिग्नल नीचे जा रहा है तो स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है। ये चीज नेगेटिव आएगी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब स्पाइक जो आएगी वो आपकी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, v आउटपुट और टाइम का कर्व है। ये आपके पास में नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में सिंपल अगर मैं इनपुट चेंज करता रहूँ तो आपके पास में आउटपुट क्या आएंगे। तो सिंपल आप देखो, जैसे मान लो अगर मेरा इनपुट सिग्नल क्या है, अगर मेरा इनपुट सिग्नल है sin ω t या sin t, ठीक है, ये आपके पास में टाइम का फंक्शन, तो आपका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट हमको पता चल रहा है कि v आउटपुट जो आएगा वो -RFC टाइम्स v dv/dt। sin t का कितना हो जाएगा, cos t। तो आउटपुट जो आएगा, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ तो ये कितना आएगा, -cos t आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और -cos t का मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये क्या होगा यहाँ से। ठीक है, ये कर्व आपके पास में है, किसका कर्व होगा, ये आपके पास -cos t होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास में अगर मान लो सिग्नल चेंज होते जाएंगे तो आपको सिंपल यही फॉर्मूला काम मिलेगा। एक लास्ट अपन कर देते हैं, देखो कौन सा होगा। इससे मान लो ये है आपके पास में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या कर्व आएगा, ये अपन एक ही तरह से स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपका इनपुट ये मान लो, ये कहाँ से स्टार्ट कर दो, यहीं से, तो ये पूरा ये है। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं ट्रायंगुलर वेव में। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, उनको बताया कि यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, और हमको ये बताया है कि इंटीग्रेटर में देखो स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन जब करा था हमने बारे में, तो क्या आएगा, ट्रायंगुलर वेव आएगी। तो ट्रायंगुलर वेव का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर वेव है। ठीक है, यहाँ स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा, नीचे की तरफ ये आएगा ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पॉजिटिव, ये वाला चीज़ आएगी। उसके बाद में यहाँ से ये स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या आएगा इसका कर्व आएगा। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा यूं ड्रॉ कर दिए, ढंग से ड्रॉ करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आएगा इसका स्लोप। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये इसका स्लोप यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आएगा। इसके बाद में ये नेगेटिव। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका स्लोप चलता जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो सिंपल एग्जाम्पल थे। अब इसके ऊपर जो प्रॉब्लम होगी है ना, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।